हेलो एवरीवन। आज मैं एचपीजीओए से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस। इसमें रूल्स हैं और कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे एचपीजीओए के एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में और कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। सेकेंड है हमारे पास आर्टिकल 47 जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ. Then comes the Article 48A to protect and improve the environment, to safeguard forest and wildlife and improve the natural environment. Then comes the Article 51A. Here, citizens are required to protect and improve natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife. Various environmental legislations have been framed by state and union government and pollution control board to regulate environmental pollution. So next है हमारे पास एक्ट रिलेटेड टू environmental protection. सबसे पहला जो एक्ट आया था दैट वाज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. इसमें बताया गया कि स्टेट कैन अपॉइंट अ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर टू इंक्वायर ओवर रिजर्व्ड एरिया. It provide power to state government to constitute any forest land, waste land, property of government as reserve forest. कोई भी waste land और कोई भी forest का land, forest land गवर्नमेंट उसको एज अ रिजर्व फॉरेस्ट कंसिडर कर सकती है इस एक्ट के अंडर. नेक्स्ट, the state government may assign to any village community the right of government to or over any land which has been constituted as reserved. Prohibition of burning lime, charcoal or removal of any forest produce. इसके अंडर ये आता है. और भी चीज़ें, पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मेंशन करी हैं. और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ईयर है कि हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया कब है, 1927 में. नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है. इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. The first comprehensive legislation related to the conservation and protection of wildlife was passed by Government of India on 9 September 1972. ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 है. एंड इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ. ऑब्जेक्टिव्स आर biodiversity preservation and protection, protection of wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves, maintenance of infrastructure and strengthening management of national parks and sanctuaries. अब इस लॉ के अंडर अमेंडमेंट्स भी काफ़ी बार हुई है, और कौन कौन सी ईयर में हुई है मैं बताती हूँ. सबसे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें जो सबसे पहले अमेंडमेंट हुई है 1982 में, देन 86 में एंड 1972 में तो ये बनाई है, और 1991 में 3 अमेंडमेंट्स इसमें हुई है. नेक्स्ट हमारा जो कि इम्पॉर्टेंट एक्ट है दैट इज वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. वाटर प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में हमारा आया है. इस जो इसमें इम्पॉर्टेंट है टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर वाटर बॉडीज और इसमें CPCB एंड SPCB बोथ कैन इन्फोर्स दिस एक्ट. तो ये CPCB और SPCB क्या है, तो CP है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और SPCB है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है. और इसमें ईयर और कौन सा एक्ट कब आया है, कौन से ईयर में आया है, ये क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए. तो हम बात करते हैं पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो कि 1974 में ही बना है, 1974 में. और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी 1974 में अंडर बना. तो ये क्या करता है, इसके क्या पावर्स हैं CPCB की, ये चेयरमैन नॉमिनेट करता है, एक सेक्रेटरी नॉमिनेट करता है, और
वो दोनों उन दोनों के पास नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एनवायरमेंट के रिलेटेड नॉलेज उनके पास होनी चाहिए और अच्छी नॉलेज और अच्छी डिग्री भी होनी चाहिए, तब जाके वो चेयरमैन और सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं। और इनकी पावर क्या-क्या होती है हमारी? पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, पावर टू टेक सैंपल्स, पावर टू एस्टैब्लिश लैबोरेटरी अंडर सेक्शन 12। वो कहीं भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि कहीं कोई पॉल्यूशन है कि नहीं है, सर्वे कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं कहीं की कोई ख़राब तो नहीं है, ओनर की प्रेजेंस में वो सैंपल लेते हैं कि जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें से कहीं पॉल्यूशन उससे हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन है या सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, उसका सैंपल लिया, ओनर के सामने लिया कि कितना पॉल्यूशन है, ये हार्मफुल है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग ये हमारे इनके पास पावर्स हैं और देंगे और रोकेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेंगे। लेबोरेटरीज़ भी इस्टेब्लिश करेंगे कि कितना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर्स ये करेंगे और लेबोरेटरीज़ हैं कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इनके पास बहुत सारी पावर होती है, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी देखेगी है कि ईयर इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट। हेयर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा बना है 1974, तो ईयर स्पेशली याद रखें, अच्छे से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी सेम ही ईयर में बना था जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था, तो उन्होंने अब अपनी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बनाए। इस वॉज सेटअप अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसके तहत ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उसकी मैंने थोड़ी सी पावर लिस्ट करी है। ये सर्वेज कंडक्ट करेंगे अपने स्टेट में, पावर टू टेक सैंपल्स, प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटिंग मटेरियल मैटर इनटू अ स्ट्रीम, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन इन एनी प्लेस। मतलब ये अपने स्टेट का देखेंगे कि कोई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को या सॉइल को या एयर को ख़राब तो नहीं कर रहा है, उसका सैंपल लेंगे, सर्वे करेंगे और ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि पॉल्यूशन कर रही है, कैसे रोका जाए, ये सारी पावर हमारी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हाथों में है। नेक्स्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स 1975। आप बोलेंगे कि अभी तो आपने एक्ट बताया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वो एक्ट है और ये रूल है, दोनों में बहुत ही ध्यान ध्यान रखना आपने। वाटर एक्ट 1974, द वाटर रूल 1975। इस चीज़ में बहुत ही कंफ्यूजन होती है। It aims for the prevention and control of water pollution, maintain and restore wholesomeness of water, establishment of central water laboratory to analyze। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है कि वाटर एक्ट हमारा आया है 1974 में और द वाटर रूल्स ये आए हैं 1975 में। जो हमारे वाटर एक्ट है उसमें हमारे रिस्टोर वाटर बॉडीज़ को कर रहे हैं और हमारे दोनों सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके टाइम पे बने हैं। यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल दिया गया है कि वाटर में पोल्यूशन ना हो, वोलसमनेस ऑफ वाटर रहे और एनालाइज करा जाए पानी को। तो रूल्स और एक्ट में ध्यान रखना कि क्या चीज़ एग्जामिनर पूछ रहा है। और तो अब हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 1988 अमेंडमेंट टू वाटर रूल 1975 और इसको वाटर रूल एक्ट भी बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि वाटर रूल या वाटर रूल एक्ट। वाटर एक्ट, वाटर रूल एक्ट 1975, इसमें हमारे थोड़े रूल्स ऐड करे गए, इसलिए ये वाटर रूल एक्ट बोला जाता है या वाटर एक्ट भी सिंपली बोला जाता है, जिसके अंदर रूल्स इंक्लूड करे हुए हैं। 1988 amendment modified the section 49 of the act to allow citizens to bring action under the water rule act. The amendment has provided for more stringent penalties under section 41 for failing to comply with a court order or any direction from board, liabilities for violation committed by companies to certain employees, officials and to head of government department. इसके अमेंडमेंट में बताया गया है कि हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन करी है सेक्शन 49 में
कि इसमें सिटीजन्स भी इस वाटर रूल एक्ट के अंडर आएंगे, मतलब जो भी वाटर पोल्यूशन कॉज करने का कारण बनेंगे उसके उसको मतलब कोर्ट ऑर्डर देंगे, नोटिस देंगे कि ऐसा ना करो। अगर वो नहीं रोकता है तो उस पे फर्दर एक्शंस होंगे, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। अगर वो एनवायरमेंटल को हार्म कर रही है, एनवायरमेंट को हार्म कर रही है, कोई पोल्यूशन कॉज कर रही है, तो उस पे एक्शन होगा और लाइबिलिटीज़ भी होगी, और उसको पेनल्टीज़ भी पड़ेगा और फाइन भी पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड है, पर मेन चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखना कि वाटर रूल्स 1974 आपने तो रूल बताया, हमने नेट पे सर्च करके एक्ट देखा है। तो ये वाटर रूल एक्ट भी बोलते हैं कई, वाटर एक्ट 1975 भी बोल देते हैं, जिसमें रूल्स ऐड हुए हैं। जस्ट अमेंडमेंट हमें ध्यान होनी चाहिए कि इसमें थोड़ी सी हमारी लाइबिलिटीज़ है वॉल और पेनल्टीज़ भी पड़ सकती है कंपनीज को या एम्प्लॉयज़ को, ऑफिशियल्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नाउ कम्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 अलग है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अलग है। ये हमारा 25 अक्टूबर 1980 को आया था। रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए आप फॉरेस्ट लैंड यूज नहीं कर सकते। कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी विच एडवाइस इन मैटर रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी। और कंपल्सेटरी प्लांटेशन हैव टू बी रेज्ड ओवर डिग्रेडेड फॉरेस्ट। कंपल्सेटरी प्लांटेशन, वहाँ पे कंपल्सरी प्लांटेशन कर दी जो कि बैरन लैंड है या फिर ऐसा पार्ट है जंगल का जो कि खराब हो चुका है, जहाँ पे मतलब फर्टाइल लैंड नहीं है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है, एक वेस्ट और बंजर सी ज़मीन है, तो वहाँ पे सरकार ने कहा है कि वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएं, वहाँ कंपल्सरी प्लांटेशन हो। अब टू कंट्रोल शिफ्टिंग कल्टीवेचर एंड इंक्रोचमेंट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये कई लोग मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं कि एक जगह लेंगे जंगल की, वहाँ पे रहने लग जाएंगे, वहाँ का फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करके उसको एक एग्रीकल्चर लैंड बनाएंगे, वहाँ पे खेती खूती करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, और जब उसका मतलब लगेगा उनको कि वहाँ पे फर्टाइलनेस ख़त्म हो गई है तो फिर वो शिफ्ट कर देंगे। ऐसे वो जगह जगह पैचेस बना बना कर फॉरेस्ट को ख़राब कर रही हैं, वहाँ की वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस पे भी वो कंट्रोल करेंगे कि उनको पर्टिकुलर जगह ही दी जाए, हर जगह वो नहीं कर सकते वो कल्टीवेशन। रिजर्व फॉरेस्ट दूसरी जगह पे वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये वाली कल्टीवेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1988, ये भी हमारे अमेंड 1988 में हुआ है। एडमिसिबल पनिशमेंट टू द ऑफेंडर्स अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन, no state government or authority may direct that any forest land may be assigned by the way of lease or otherwise to any person, corporation, or agency, organization without prior approval of central government. अब कोई सरकार भी, अथॉरिटी, कोई बड़ी अथॉरिटी है, वो कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसे लीज पे नहीं दे सकती, और किसी पर्सन को या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइज़ेशंस को कि हाँ, तुम इस पे काम करो, इस पे कंस्ट्रक्शन करो, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, कोई कंपनी दे रही है कि हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और हम ये लैंड लीज़ पे ले लेते हैं, हम इस पे काम करेंगे, आप पैसे ले लो। पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इस एक्ट के तहत पावर नहीं है कि वो कोई जंगल का अपनी स्टेट में अपने जंगल का एरिया किसी बड़ी कंपनी को, कॉरपोरेशन को या पर्सन को दे सके। वो पावर उनको बकायदा सेंट्रल से अप्रूवल लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, वरना उनको पेनल्टीज भी पड़ेगी, फाइन पड़ेंगे। इसके एक्ट अपनी जो उसमें ऑफिशियल्स होंगे उनकी पोजीशंस भी जा सकती हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो एक्ट नए अमेंडमेंट हुई है ना जनरली, उसमें पनिशमेंट्स हमारी ऐड हुई है और फाइन ऐड हुए हैं कि कोई ऐसे नहीं कर सकता। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड इन 1988, और हमारा अभी जो हमने पिछले वाले एक्ट में अमेंडमेंट पड़ी थी वो भी 1988 में पड़ी थी कि वाटर जो भी वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा उनको पेनल्टीज पड़ेगी या कुछ भी। तो इससे आप ध्यान रखना कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारा आया था 1980 में, और जो अमेंडमेंट 1988 में है उसमें क्या हुआ है। तो नेक्स्ट आता है अब हमारा एयर एक्ट 1980।
एयर एक्ट 1981. दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 16 मई 1981. तो जो ज़्यादा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ईयर है कि कौन सा एक्ट कब आया, कौन सी ईयर में, और थोड़ा सा मेन सा ऑब्जेक्टिव सा पूछ लेंगे। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कि इस रूल के अंडर क्या क्या है, कितने क्या पनिशमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। जनरली ईयर हमारा बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है। ईयर हमारा मेजर रोल प्ले करता है। Air Act Prevention and Control of Pollution 1981. This act came into force 16 May 1981. Objectives are establishment of board for preservation and control of air pollution, maintaining the air quality, prevention and control of air pollution, to establish laboratories to conduct analysis experiments for air quality. अब इसकी अमेंडमेंट हमारी 1987 में हुई है। 1971 में इट empowers the central and state pollution control board to meet with grave emergencies of air pollution. अमेंडमेंट क्या हुई है कि कई बार सडन इमरजेंसी आ जाती है एयर पोल्यूशन में, तो उसको कंट्रोल करने के, उसको ठीक करने के लिए एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, टू एम्पावर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो टू इट एम्पावर्स द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीट विद ग्रेव इमरजेंसीज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एकदम अचानक से कोई ट्रेजेडी हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो एयर पोल्यूशन को कैसे मैनेज करें, उसके लिए एक टीम बनाई गई है। इसमें अमेंडमेंट ये करिए कि हमें इमरजेंसी से भी डील करना पड़ सकता है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसमें लाखों लोग मरे, बहुत सारे लोग मतलब अफेक्ट हुए उससे, तो ये एक ग्रेव इमरजेंसीज है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री में रेगुलेट प्रोहिबिट सर्टन सर्टन emissions or productions or treatment, use, import and sale of any substance which may cause air pollution. तो मिनिस्ट्री भी रेगुलेट, उनके पास भी इस अमेंडमेंट के थ्रू पावर होगी कि वो रेगुलेट करें कुछ एमिशन ऐसा ना हो कि वो पॉइजनस हो और वो हार्मफुल हो इन्वायरमेंट के लिए, और कोई सब्सटेंस ऐसा कोई आदमी इंपोर्ट ना कर रहे हो कि कुछ हमारे एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा हो या फिर बहुत ही पॉइजनस हो, जो कि या फिर मेराइन लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए कि कोई लीथल हो। ये अमेंडमेंट हमारी हुई है कि ग्रेव इमरजेंसीज ऑफ एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट ऑफ 1987 एयर एक्ट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेंडमेंट कब हुई हमारे। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द वेरी फेमस एक्ट। बहुत ही बार ये वाला एक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो आप रट लो। 1986 दिस एक्ट केम इनटू फोर्स आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। में यही बता रही थी, ग्रेव इमरजेंसीज, एकदम से कोई ऐसी खतरनाक विषैली गैस फैल जाए तो क्या करें। अब दिल्ली में जैसे एयर पोल्यूशन मतलब इतनी गंदी एयर हो जाती है, तो उसको टैकल कैसे करें। कितनी प्रॉब्लम्स आजकल हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स इस एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, तो कैसे टैकल करें कि अगर एकदम से ऐसी इमरजेंसी आ जाए। तो अब हम करेंगे, चलो इस पे आते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। द एक्ट डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट में अब तीनों चीज़ें ये कंसिडर करेंगे, वाटर भी, एयर भी, लैंड भी, including pollution, hazardous substances management, environmental degradation, protection of ecological important areas. Many rules have been modified under this act. तो इस एक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं हमारे। हैज़ार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैज़ार्डियस केमिकल्स 1989, केमिकल एक्सीडेंट रूल 1996 एंड बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट फर्दर हमारे आते हैं। जो इम्पॉर्टेंट एक्ट हमारे 4 इसमें आते हैं वो मैंने लिखे हैं। 2 तो 1989 में आते हैं, हैज़ार्डियस वेस्ट और मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हैज़ार्डियस केमिकल्स, कि उनको कैसे रखना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे हैंडल करना है। अगर ऐसे केमिकल एक्सीडेंट्स हो गए तो उसके अंडर भी ये रूल्स हैं।
क्या करें, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ फेंके, इसके ये जो रूल्स हैं और इनके ईयर हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट, दिस एक्ट was framed to regulate motor vehicle traffic of country to control air and noise pollution. वेरी इंपॉर्टेंट रूल मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि मोटर व्हीकल से मैक्सिमम हमारा एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन कितना मोटर व्हीकल से आता है। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्ट पास करा जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, और ये अमेंड कब हुआ, 2001 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई हमारी। इट एम्स ऑफ इंश्योरिंग environmental stability and maintenance of ecological balance to meet food, fodder, fuel, wood and livelihood requirement of rural and tribal population. Next है हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1989. It aims of ensuring environmental stability and maintenance of ecological balance to meet food, fodder, fuel, wood and livelihood requirement of rural and tribal population. अब बहुत सारी चीज़ें तो हमने कई जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंडर ले ली, लेकिन अब ये चीज़ें तो रह गई, तो इसलिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, हमारा सारा कुछ फॉरेस्ट से आ रहा है, लकड़ी आ रही है, खाना आ रहा है, लोग और पशु के लिए चारा वगैरह आ रहा है, पशु वहीं रह रहे हैं, तो कैसे क्या करें? तो इसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 टू मीट फूड, फॉडर, फ्यूल, वुड एंड लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। इसमें ये और ऐड करा है, emphasis on afforestation, social forestry and farm forestry to ensure environmental stability, preservation, restoration, conservation of natural heritage, check expansion of forest cover. एनवायरमेंटल स्टेबल होना चाहिए, प्रिवेंशंस होने चाहिए कि बहुत ही कटाई तो नहीं हो रही, बहुत ही ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे लोग अपने खाने के लिए और लकड़ी के लिए या कुछ, उसके लिए थोड़े उन्होंने रूल बनाए कि कितना आप यूज़ कर सकते हो, कितना नहीं, कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से नहीं ले सकते हो। रिज़र्व फॉरेस्ट है या कुछ और है तो उसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ से। रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, जो हमारे नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं वो कंजर्व करके रखे हैं, और चेक एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट अगर वहाँ से आप लीगली भी वहाँ से हमें जैसे चाहिए होते हैं, वुड चाहिए होता है इम्पॉर्टेंट काम के लिए, लीगल वे में लेने के लिए, फिर भी नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म तो पहुँच ही रहा है। इसलिए गवर्नमेंट चेक कर रही है कि कितना हमारा फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट को रिस्टोर करा जाए, एफॉरेस्टेशन हो, एनवायरमेंटल में स्टेबिलिटी हो। तो इसके लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दैट ऑफ 1988। तो जो मेन आपको याद रखना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई है, 1988। इनमें इन रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और मेन पॉइंट्स इसमें इसके ईयर्स लिख लेना, और जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 में आई हमारा, तो ये ध्यान रखना है आपने। अब हमारे पास पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 सॉरी, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इस एक्ट में क्या होता है, दिस एक्ट प्रोवाइड लाइबिलिटी इंश्योरेंस फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट occurring while handling any hazardous substance or any incidents related to it. सरकार एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, दैट इज़ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1991, कि कोई वर्कर या कोई पर्सन जो भी हमारा ऐसी चीज़ें हैंडल कर रहा है जो हैज़ार्डियस है और कहीं एक्सीडेंट मतलब में की चपेट में आ गया है, तो क्या करें, फिर उनके लिए इंश्योरेंस सरकार प्रोवाइड करती है, दैट इज़ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इसके अंडर वो कवर होते हैं कि उनको थोड़ा रिलीफ हो जाए, कोई उनको फाइनेंशियल एड हो जाए, तो सरकार ये करती है। नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स 2000 रेगुलेशन एंड कंट्रोल। पहले जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन था वो एयर एक्ट के अंडर ही आता था, बाद में ये नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स अलग से बना लिया सरकार ने। तो अर्लियर नॉइज़ पोल्यूशन वाज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
when afterwards it was separated. Under this act, while town and country planning shall take into consideration in all aspect of noise pollution as a parameter of quality of life to avoid noise. तो सरकार को क्या लगा कि भाई नॉइज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इसको इस एक्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 के अंडर नहीं रख सकते, ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट आता है नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000। सो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 अंडर के उसके अंडर आता था। नॉइज पोल्यूशन एक छोटा सा पार्ट होता था, बट सरकार को लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही पोल्यूशन हो गया है, अब इसको थोड़ा अलग से ही मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या करा सरकार ने कि जब हम कंट्री प्लानिंग कर रहे हैं या टाउन प्लानिंग, कंट्री तो क्या टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, कोई घर वहाँ पे कमर्शियल एरिया हम बनाना है या कुछ करना है, तो चेक करने पड़ेंगे वहाँ एस्पेक्ट की नज़दीक में कोई इंडस्ट्री तो नहीं है या फिर कोई ऐसा पोल्यूशन वाली चीज़ें तो नहीं है। तो जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ है, कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा नॉइज़ या फिर साइलेंट ज़ोन्स हैं, वहाँ से थोड़ी हट के बनानी पड़ेगी। नॉइज़ पोल्यूशन भी हमारी हेल्थ को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। पहले तो इसको इतना नहीं किया, बाद में इसके इफ़ेक्ट्स जब पड़े गए तो नॉइज़ भी एक काइंड ऑफ पोल्यूशन है। नॉइज़ इट इज़ अनवांटेड साउंड। तो अब नेक्स्ट है इसमें साइलेंट जोन्स डिक्लेयर्ड व्हिच इंक्लूड हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड फूड। हाँ, मतलब यही बताया गया है कि साइलेंट जोन्स हैं और अलग करना चाहिए जो कि नॉइज़ी एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया है, थोड़ा सेपरेट आउट होने चाहिए। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो हमारी कैटेगरी एंड नॉइज़ इंटेंसिटी एट डे एंड नाइट, ये रूल्स हैं। और हमें एक रूल तो पता ही होगा कि हम लाउड स्पीकर 10 से 6 के बीच में यूज़ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन के, पुलिस आ जाती है एकदम। कैटेगरी एंड नॉइज़ इंटेंसिटी एट द डे एंड नाइट टाइम। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है। नॉइज़ इंटेंसिटी को चेक करने के लिए डेसिबल्स, जो हम डीबी से डिनोट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे पास जो डे टाइम की इंटेंसिटी है वो 75 डेसिबल्स तक होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाइट टाइम इंटेंसिटी 70 डेसिबल्स होनी चाहिए। कमर्शियल एरिया में जो हमारी है वो 65 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 55 डेसिबल्स होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ के ज़्यादातर लोग रहते हैं तो वहाँ पे डे टाइम में 55 तक चल पड़ता है और शाम के टाइम 45 डेसिबल्स होने चाहिए। अब साइलेंट जोन जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पे शोर होना अच्छी बात नहीं है। 50 डेसिबल्स दिन के टाइम हो सकता है वहाँ शोर, और शाम के टाइम 40 डेसिबल्स से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साइलेंट जोन पे। वहाँ पे लिखा भी होता है कि ब्लो मत हॉर्न, डोंट ब्लो हॉर्न्स और समथिंग सिंबल्स ऐसे बने होते हैं, साइलेंट ज़ोन्स बने होते हैं। तो ये सारा नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट रूल्स 2000 के अंडर आता है और ये रेगुलेट कर होता है और कंट्रोल भी होता है कि कितना नॉइज़ है, क्या है, बिकॉज़ इट हार्म्स आवर ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, एक्ट है सॉरी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर equitable sharing of occurring benefits arising out of the use of traditional biological resource. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है एंड इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए कि बेनिफिट सबको ही मिले। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये भी इस एक्ट के अंडर ही बना है, एस्टैब्लिश टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन अंडर द एक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स और एक्ट इसके इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के अंडर। तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना, और इनमें ईयर्स बहुत बार आए हैं कुछ जो भी एग्जाम में देखे हैं, तो प्लीज़ नोट दैट। और अमेंडमेंट्स जो मैंने करवाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। वैसे तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको इसमें बताई भी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।